शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूरोप के देश हंगरी में ईस्टर पर्व अलग तरीके से सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान राजधानी बुडापेस्ट से 80 किलोमीटर दूर होलोको गांव में कुछ लोग महिलाओं के ऊपर पानी फेंकते नजर आए, ठीक वैसे ही जैसे हम होली में एक दूसरे के ऊपर पानी की बौछार करते हैं। ऐसे में पारंपरिक ड्रेस पहनी इन महिलाओं ने भी इस पर्व का खूब लुत्फ उठाया। वो भी पानी फेंकने के बावजूद खुश दिखाई दी। साथ ही उन्होंने वहां गाना गाकर और डांस करते हुए भी ये पर्व सेलिब्रेट किया। ईस्टर पर्व प्रभु यीशु के दोबारा जन्म होने के मौके पर मनाया जाता है। इसी खास मौके पर पानी फेंकने की ये परंपरा हंगरी में बरसों पुरानी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने और इसे जन जन तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के रंग में रंग गए और तालियां बजाने लगे। इस महोत्सव में लोक गायिका खुशी दिगारी जोशी, कल्पना चौहान और ललित मोहन जोशी समेत कई कलाकार मौजूद रहे। बिहार के समस्तीपुर में जिला जज के रिटायरमेंट पर एक विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान वहां मौजूद रहे जजों और वकीलों ने अलग अलग अंदाज में जिला जज बटेश्वर नाथ पांडे को विदाई दी। इस समारोह में किसी जज ने शायरी सुनाई तो किसी ने गाना गाया। ये कार्यक्रम वकील एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था। कहा जा रहा है वहां पहली बार इस तरह का ये कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर जज को फूल मालाओं से भी सम्मानित किया गया। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। यूपी में अपनी दोस्ती के लिए मशहूर सारस और आरिफ की लंबे वक्त बाद फिर मुलाकात हुई। आरिफ अपने दोस्त सारस से मिलने के लिए कानपुर चिड़ियाघर पहुंचा, जहां नियमों के तहत आरिफ को मिलने की इजाजत दी गई। इस दौरान आरिफ को देखने के बाद सारस पिंजरे के बाहर आने की कोशिश करने लगा। वो गर्दन हिलाते और पंख फड़फड़ाता नजर आया। फिलहाल इस सारस को चिड़ियाघर के अस्पताल विंग में रखा गया है। मुलाकात के बाद आरिफ ने बताया कि सारस पिंजरे में मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते वो अंदर नहीं जा सकते थे। साथ ही आरिफ ने कहा कि वो बात भी मान रहा था, यानी उड़ने को कह रहे थे तो थोड़ा उड़ भी रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक खरगोश को पुलिस डिपार्टमेंट में पद दे दिया गया। इस प्यारे से खरगोश को यूबा सिटी पुलिस ने वेलनेस ऑफिसर का पद दिया। ये खरगोश पिछले साल अक्टूबर में एश्ले कार्सन नाम की पुलिस अधिकारी को मिला था, जब वो एक मामले की जांच के लिए एक अपार्टमेंट में पहुंची थी। इसके बाद इस खरगोश को पुलिस ने ही गोद ले लिया। साथ ही उसे तब पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल करने का फैसला लिया। अब इसी खरगोश को ईस्टर पर्व पर पुलिस का बैच पहनाते हुए पद भी सौंप दिया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो हो रहा है वो हमारी जिंदगी और उसका हमारे परिवार पर क्या प्रभाव हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर आपके दिल की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वैसे तो दिल के सामने चुनौतियां हजार हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नींद का भी दिल से गहरा कनेक्शन है। और अगर दिल को बचाना है तो आपको चैन से सोना होगा। एक नई स्टडी में बताया गया है कि जो कम सोते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर खर्राटे लेते हैं, उन्हें स्ट्रोक आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि नींद को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए।
वजह ऐसी खास हो, खुशी का कोई मौका हो या किसी का इंतजार हो, तो करवटें बदलते हुए रात काट देना चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आमतौर पर नींद आती ही नहीं, बस कुछ घंटे के लिए ही सोना हो पाता है या सोते हुए रात में कई बार आंख खुल जाती है, तो ये अच्छे संकेत नहीं। अगर सोते हुए सांस लेने में दिक्कत आती है, कुछ देर के लिए सांस रुकती है या फिर कोई खर्राटे लेता है, तो भी अच्छी बात नहीं। नींद का सीधा रिश्ता दिल से है। एक मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार अगर नींद अच्छी नहीं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के मेडिकल जर्नल में छपी स्टडी क्या कहती है। इसके अनुसार जो लोग नींद की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इस लिहाज से जरूरत से ज्यादा सोना या बेहद कम सोना दोनों ही ठीक नहीं। इसके अलावा लंबे नैप और कमजोर नींद, खर्राटे लेना या स्लीप एपनिया जैसी समस्या दिल के लिए खतरा साबित हो सकती है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों में नींद से जुड़ी जितनी ज्यादा समस्याएं होंगी, उसके लिए स्ट्रोक का खतरा उतना ही बड़ा होगा। स्टडी सिर्फ ये दावा करती है कि नींद की समस्या और दिल के बीच गहरा रिश्ता है, यानी जो चैन की नींद सोते हैं, उनकी तुलना में नींद की समस्या से जूझ रहे लोगों का दिल खतरे में हो सकता है। इस स्टडी में औसतन 62 साल के करीब 4,500 लोगों को शामिल किया गया और उनके सोने के पैटर्न को समझा गया। स्टडी बताती है ज्यादा हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ जो 5 घंटे से कम सो रहे थे या फिर जो 9 घंटे से ज्यादा सो रहे थे, जबकि सामान्य 7 घंटे की नींद सोने वालों में हार्ट अटैक के मामले कम देखे गए। वैसे तो नैप को हेल्दी माना जाता है, लेकिन स्टडी के अनुसार 1 घंटे से ज्यादा नैप लेने वालों में हार्ट अटैक का खतरा कहीं ज्यादा है। नींद के दौरान सांस से जुड़ी कई समस्याएं भी दिल की परेशानी की वजह बन सकती हैं, मसलन खर्राटे और स्लीप एपनिया। स्टडी बताती है कि खर्राटे लेने वालों और स्लीप एपनिया से जूझ रहे लोगों में स्ट्रोक की आशंका सबसे ज्यादा है, यानी सोते हुए जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, वो खतरे की जद में हैं। इस स्टडी से जुड़े डॉक्टर मानते हैं कि सिगरेट, वर्कआउट या अवसाद जैसे फैक्टर्स भी दिल के लिए बड़े अहम हैं, लेकिन दिल को बचाने के लिए नींद की समस्या को समझना और उसे दूर करना जरूरी है। इसलिए नींद को लेकर लापरवाही दूर कीजिए और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाइए। दिल को सुरक्षित रखने के लिए नींद क्यों जरूरी है और अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हमने बात की डॉक्टर विक्रम बेदी से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, एक बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ बन की है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है और ज्यादा स्क्रीन टाइम शुरू हो गया है। नींद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड नींद काफी लोगों की डिस्टर्ब हो रही है। तो देखा गया है, बहुत पब्लिकेशंस एंड रिसर्च इस टॉपिक पे हुए हैं कि जिन लोगों की नींद एडिक्वेट नहीं होती, जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब्ड होती है या फिर कम समय के लिए सोते हैं, वो बहुत ही हाई रिस्क होते हैं हार्ट एंड स्ट्रोक के इश्यूज के लिए। सो ये जो सवाल है कि स्लीप से कोई हमें कार्डियोवैस्कुलर या स्ट्रोक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, यस, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो व्यक्ति प्रॉपर नहीं सोते हैं, उनमें चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट रिलेटेड इश्यूज और वेन रिलेटेड इश्यूज वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जीडीपी दर में भारत इस साल भी अमेरिका और चीन समेत कई बड़े देशों को देगा मात। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भेजी गई उम्मीदवारों की लिस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जताई। पार्टी आलाकमान का साफ निर्देश है कि नए और बेदाग छवि के नेताओं को ही चुनाव लड़वाया जाए। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम के ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो मुख्यमंत्री रह चुके जगदीश शेट्टार को भी टिकट मिलने की संभावना नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में घिरे अतीक अहमद को फिर गुजरात की जेल से यूपी लाया जा रहा है। जेल की औपचारिकताओं को पूरा कर उसे साबरमती से प्रयागराज भेज दिया गया। उसके साथ यूपी पुलिस की वही टीम है जो पिछली बार उसे गुजरात से लाई थी। इन सब के बीच अतीक की बहन आयशा नूरी ने सरेंडर की अर्जी दाखिल की, जिस पर प्रयागराज की अदालत में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली में सीबीआई को अपनी आवाज के सैंपल दिए। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें ये सैंपल देने के लिए समन भेजा था। सैंपल देने के बाद टाइटलर ने बताया कि ये मामला 1984 दंगों से जुड़ा नहीं, बल्कि कोई और केस था। पत्रकारों के बार बार पूछने पर भी टाइटलर ने ये नहीं बताया कि उनके किस मामले में सैंपल मांगे गए। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन की आपत्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा पलटवार किया और कहा कि जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ किया कि भारतीय नेता नियमित तौर पर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा वैसे ही करते हैं जैसे वो किसी दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रहे केरल के वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो भी निकाला। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी को हाल ही में अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी है। इस पर राहुल ने फिर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें संसद में सच बोलने से रोका जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी दिल्ली में ईडी ने पूछताछ की। तेजस्वी को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने दफ्तर बुलाया था। वो नौकरी के बदले जमीन केस में घिरे हुए हैं। इससे पहले दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी की टीम ने पिछले महीने 10 मार्च को पूछताछ की थी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पायलट ने पार्टी की एक नहीं सुनी और राजस्थान की अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। इस तरह गहलोत और पायलट की लड़ाई अब वहां तक आ गई है जहां से आगे सुलह समझौते की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस, ये लाख टके का सवाल मौजूद है। सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद कांग्रेस की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ हो जब कांग्रेस का कोई नेता अनशन पर बैठा हो और स्टेज पर तो छोड़िए, पोस्टर में भी गांधी परिवार के किसी सदस्य को जगह नहीं मिली। सिर्फ गांधी जी थे, गांधी परिवार नहीं। पोस्टर में ज्योतिबा फुले का आशीर्वाद था, पर कांग्रेस का हाथ नहीं। इस इशारे को क्या समझना है, ये तो कांग्रेस को समझना है। पर समर्थकों का ये छोटा जुटान संदेश बड़ा दे गया है जयपुर से सीधा दिल्ली के लिए। करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके लिए किए गए 5 घंटे के इस पूरे अनशन में गांधी परिवार का चेहरा कहीं नहीं था। इससे ये संदेश जा सकता है कि पायलट आलाकमान से भी नाराज हैं, पर पायलट को पता है कि कहां चोट करनी है और कहां से बच निकलना है। इसलिए गांधी परिवार उनके विरोध के डिजाइन का हिस्सा न रहा हो, पर दावे में राहुल गांधी जरूर हैं। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। पायलट बागी होकर भी बगावती दिखना नहीं चाहते, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे से वसुंधरा और अशोक गहलोत दोनों पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान में अपनी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सूरते हाल ये है कि अगर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो पायलट को पब्लिक सिंपैथी मिलेगी, कार्रवाई नहीं होती तो गहलोत कमजोर होंगे। कांग्रेस एक बार फिर लाचार खड़ी है। बड़े बड़े मुद्दों पर बोलने वाले नेता इस पर खामोश हैं। इसके बारे में हमने राजस्थान के जो प्रभारी महासचिव हैं उनसे कहा है। कर्नाटक का प्रभार मेरे पास है, मैं आपको कोई भी आप सवाल पूछेंगे उत्तर दूंगा। राजस्थान का प्रश्न राजस्थान के प्रभारी महासचिव से पूछेंगे तो सही रहेगा। एक वक्त था जब गहलोत पायलट को खुलकर गद्दार कहा करते थे। आज जब पायलट ने उनका नाम लेकर उन पर तुहमत लगाई, तब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। गहलोत ने सोचा कि इस बार का चुनाव काम गिनाकर लड़ेंगे, पर पायलट ने ऐन वक्त पर उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। दिक्कत यह है कि अब तक बीजेपी हमला कर रही थी, अब पार्टी के अंदर से भी गहलोत विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। पायलट जी जो भ्रष्टाचार के लिए कहाँ है तो अच्छी चीज है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करती है। आम आदमी भी बैठता है अनशन पे, तो ये तो अपना अधिकार, वो पूर्व सेंटर मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे डिप्टी सीएम रहे, तो चीज उठा रहे हैं तो कोई चीज तथ्य होगा तो ही उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका ये अनशन
इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि अब कांग्रेस विघटन की ओर आगे बढ़ चुकी है। सवाल है कि अनशन के बाद अब आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि गहलोत हर हाल में पायलट पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं और इसके लिए पुराने नेताओं के साथ मिलकर दबाव बना रहे हैं। लेकिन शायद राहुल और प्रियंका का समर्थन एक बार फिर पायलट के साथ होगा। मुश्किल ये है कि कुछ महीने बाद ही चुनाव हैं और गहलोत की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। यानी एक बार फिर कांग्रेस के सामने सुलह समझौते का ही विकल्प है। लेकिन लगता नहीं कि पायलट जहां तक आ चुके हैं वहां से पीछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम जरूरी खबरें रहती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 311 अंक उछलकर 60,157 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 98 अंक का उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद ये 17,722 के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने में उछाल दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने का भाव 280 रुपए बढ़ा, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का दाम 60,680 रुपए हुआ। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना प्रति 10 ग्राम 60,400 रुपए पर था। चांदी में भी 470 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 74,950 रुपए हुई। ICICI बैंक ने UPI पेमेंट पर EMI सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। यानी अब UPI के जरिए EMI पर कोई सामान खरीद सकता है। इसके लिए किसी भी QR कोड को स्कैन कर UPI पेमेंट करते वक्त मंथली EMI पर सामान परचेज कर सकते हैं। बैंक के मुताबिक इस सुविधा से 10,000 रुपए तक UPI पेमेंट हो सकता है। सुविधा का इस्तेमाल ट्रैवल और होटल बुकिंग जैसी कई कैटेगरी में करने की बात कही गई है। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मेहनती और काबिल शख्स से जिसने इडली बनाने का काम कुछ ऐसे शुरू किया जिसके बाद उनकी बनाई इडली के मुरीदों की जैसे संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के सांगली से हमारी सहयोगी स्वाति ने ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। ट्विटरमध्ये केले आणि ट्विटरमध्ये केल्यानंतर भरपूर आमचे गिराकी बढ़ते। रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र के सांगली आने वाले तिमाप्पा लिंगाप्पा शेट्टी बेहद आश्वस्त हैं, खुश हैं खुद के काम को लेकर। कभी कर्नाटक में मंगलोर के गांव बेतंगड़ी तालुका से रोजगार की तलाश में वो सांगली आए। घर का पेट पालने के लिए शुरुआत में एक होटल में काम किया। हॉटेलमध्ये 300 रुपये पगारला नोकर करतो, महिन्याला 300 रुपये, रोजचे 10 रुपये पगार होता। त्यावेळी माझे शिक्षण नाही आहे, पण त्याच्यामुळे मराठी हिंदी पण येत नव्हता मला। मग हॉटेलमध्ये काय काम दिले ते करायचे। महिन्याला 300 रुपये पगारला 98 पर्यंत मी हॉटेलमध्ये साधारणमध्ये परमेश्वरमध्ये कामाला होता। लिंगाप्पा शेट्टी कहते हैं कि होटल में मिलने वाले 300 रुपए से उनके परिवार का गुजारा मुनासिब नहीं था, सो उन्होंने इडली बनाने का साइड बिजनेस करने की सोची। बस कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अपने परिवार के लोगों की मदद से धीरे धीरे लोग उनकी बनाई गई इडली का स्वाद लेते चले गए और ये कारवां उनका बढ़ता चला गया। मग याच्यात हळूहळू 1 वर्षांना प्रगती होत गेली। 25 इडलीपासून चालू केले। अच्छा, 2-3 महिने 25 इडली जात होता, ते पण पैसे मिळत नव्हता। टेस्टला सगळ्या हॉटेलवाला गिराकी घेत होता। त्याच्यानंतर क्वालिटी आवडल्यानंतर मला 50-100 असा वाढत गेले। आता कमीत कमी एक 30-35 हजार 40 हजार इडली रोजची जातात। मग तुम्ही किती इडल्या बनवता रोज? रोज आता 40-45-50 हजार पर्यंत ऑर्डर असली 50 हजार पर्यंत करते रोजचे। सांगली में आज लिंगाप्पा शेट्टी की इडली के स्वाद की खूब चर्चा है। ग्राहक यहाँ से संतुष्ट होकर ही जाते हैं। इसमें चटनी सांभर है। अच्छा, अब ये इडली है। अच्छा, वो वड़ा लेके गया लड़का भी। अच्छा, चटनी है। तो घर में कोई फंक्शन है? हाँ, फंक्शन है छोटे अपने घर में। अच्छा, हमेशा यहीं से ले जाते हैं? हमेशा। क्वालिटी एक नंबर है। इनके जैसा दे ही नहीं सकते वो। आज लिंगाप्पा शेट्टी की इस इडली फैक्ट्री में इडली के अलावा समोसा, ढोकला, वटाटा वड़ा जैसे फूड आइटम्स भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं। और जाहिर है ग्राहकों की आवक से उनका बिजनेस भी बरकत कर रहा है। बावजूद इसके वो समाज के कुछ खास लोगों की भी बेहतरी चाहते हैं।
आता याच्यात जाती अशी कोणी चालवणार असले तर मीच देणार आहे. आमच्या आता जाती अध्यात्मामध्ये थोडा नाही, गोशाला वृद्धाश्रम सेवासाठी आता काम चालू आहे. सोचिए कभी 300 रुपए पगार पर होटल में काम करने वाला शख्स जिसे आज से 30 साल पहले कन्नड़ के अलावा मराठी या हिंदी आती ही नहीं थी. ऐसे में उसने मराठी भाषा को अपनाया. उससे भी बढ़कर परदेश में खुद को किसी काम में बने रहने के लिए हिम्मत और धैर्य के साथ काम किया. वो समाज के लिए एक मिसाल जरूर है. सांगली से स्वाति चिखलीकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर. ये अच्छी खबर बारिश को लेकर है जो इस साल अच्छी होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान जताया है. अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में अनाज की पैदावार अच्छी होगी और महंगाई से राहत मिल सकती है. देश में 70% से ज्यादा किसान अब भी सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं. इससे पहले मौसम का अनुमान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने देश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया था. स्काईमेट के मुताबिक देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में कम बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है. लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में एलपीए यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% बारिश हो सकती है. तय मानकों के मुताबिक अगर 90 से 95% के बीच बारिश होती है तो इसे सामान्य से कम कहा जाता है और 96 से 104% बारिश हो तो इसे सामान्य कहा जाता है. अगर 104% से 110% के बीच बारिश होती है तो उसे सामान्य से ज्यादा कहते हैं और 110% से ज्यादा होने पर अत्यधिक बारिश, जबकि 90% से कम बारिश को सूखा पड़ना कहते हैं. देश में 1 जून से मानसून की बारिश पहुंचती है. यही वो समय होता है जब किसान फसलों की बुआई शुरू करते हैं जो अगस्त तक जारी रहती है. मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून पर अगला अपडेट मई के आखिरी सप्ताह में जारी किया जाएगा. इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस साल मानसून सीजन के दूसरे हाफ में अल नीनो का असर दिख सकता है. अल नीनो का प्रभाव 10 साल में 2 बार देखने को मिलता है. इस स्थिति में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है. अल नीनो के प्रभाव से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है. भारत में अल नीनो के कारण मानसून अक्सर कमजोर हो जाता है जिससे कई इलाकों में सूखे की स्थिति बढ़ जाती है. चीनी कारोबारी जैक मा की कंपनी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कर दी है एंट्री. टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल का लीड. आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने मुंबई में अपने स्टोर खोलने की तारीख का ऐलान कर दिया. ये स्टोर 18 अप्रैल यानी अगले मंगलवार को खोला जाएगा. भारत में ये एप्पल का पहला स्टोर होगा. इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. भारत ने क्रिप्टो करेंसी के जोखिम से बचाने की कोशिशें तेज कर दी. अमेरिकी दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही. उनके मुताबिक G20 की अध्यक्षता में भारत का लक्ष्य क्रिप्टो करेंसी के खतरे से निपटने के लिए एक साझा नीति तैयार करना भी है. चीन की कंपनी अलीबाबा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में उतर गई. इसका नाम टोंगी क्विनवेन रखा गया है. ये चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है. इसका इस्तेमाल अलीबाबा की वर्कप्लेस मैसेजिंग ऐप और वॉइस असिस्टेंट सर्विस के लिए किया जाएगा. कंपनी ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी का अलग दौर है और सभी सेक्टर के बिजनेस ने इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. बात करते हैं उत्तर या पूर्वी सीमावर्ती इलाकों की, जहां दरअसल हर उन दुर्गम इलाकों में विकास की बयार बह रही है जिसकी जरूरत यहां के निवासी आजादी के बाद से महसूस कर रहे थे. दरअसल आपको बता दें कि सरहद से आ रही ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों को तो खुशी दे ही रही है, हमारी सेना के लिए भी सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना की पहुंच भी इन दुर्गम इलाकों में अब आसान हो सकेगी. देश के गृह मंत्री अमित शाह का किबिथू पोस्ट पर जवानों के बीच होना, उनमें जोश भरना और दूसरी तरफ चीन का बेचैन होना यूं ही नहीं है. दरअसल ये भारत की सोच का आईना है जिसमें देश का विकास अब इलाके और जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि समग्र भावना के तहत हो रहा है. और इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस उन हिस्सों की तरफ है जो देश के सीमाई इलाके हैं, फिर चाहे वो उत्तर में जम्मू कश्मीर हो या फिर पूर्वोत्तर में अरुणाचल. मोदी सरकार एक एक कर इन इलाकों में विकास की योजनाएं खींचकर न केवल यहां की जनता के लिए उम्मीदों के रास्ते खोल रही है बल्कि इन इलाकों को लेकर पाकिस्तान के मंसूबे और चीन की चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है.
उत्तर में सबसे पहले जहां मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो वहीं पूर्वोत्तर के लिए लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी से चीन की चालाकियों को ध्वस्त किया। हालांकि इसका विस्तार सिर्फ अरुणाचल तक नहीं है, बल्कि इस इलाके के दूसरे राज्यों में भी विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। सोमवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अमित शाह जब पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने सामरिक लिहाज से सबसे अहम किबिथू चौकी पर पहुंचकर जवानों में जोश भरा। मैं भी देश के गृह मंत्री नाते फख्र से कहता हूं, जब तक चाइना बॉर्डर का सवाल है, सूर्य की नौक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहित नहीं कर सकता, जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। इसी के लिए इस प्रोग्राम के जरिए सरकार की कोशिश है कि सीमावर्ती राज्यों में नए सिरे से विकास किया जाए। इस नीति से एक तो इलाके के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, दूसरा सामरिक दृष्टि से भी ये विकास योजनाएं काफी अहम हो जाती हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश की उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांव की पहचान की गई है। इस प्रोग्राम के तहत 2967 गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। चाहे अरुणाचल हो या देश के बाकी सीमाई इलाके, सामरिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। इसी को देखते हुए इन इलाकों में लगातार विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो इस इलाके के विकास के लिए भी जरूरी है और देश की सुरक्षा के लिए भी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा नोएडा के एक बार में लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण के रीमिक्स वाला वीडियो चलाने से जुड़ा है। रामायण के रीमिक्स पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और बार के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। रेस्टो बार में डांस फ्लोर पर थिरकते लड़के लड़कियां और बैकग्राउंड में म्यूजिक के नाम पर रामायण के एक सीन को रिमिक्स कर बनाया गया वीडियो। नोएडा में पब का अड्डा माने जाने वाले गार्डन गैलेरिया मॉल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स रेस्टो बार का ये वीडियो वायरल होते ही नोएडा पुलिस हरकत में आई और खुद ही इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स बार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में प्रसिद्ध सीरियल रामायण धारावाहिक के कुछ पात्रों को दर्शाया गया है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। इसका संज्ञान लेते ही थाना 39 की पुलिस द्वारा तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। धाराएं 153A और 295A में 3 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि रामायण सीरियल के भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के एक सीन को फास्ट म्यूजिक पर किसी दूसरे ऑडियो से रिमिक्स कर चलाया गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस पर एतराज जताया और इसे हिंदू धर्म का मजाक बताया। कई यूजर्स ने तो धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों पर सद्भाव बिगाड़ने और धर्म विशेष के अपमान करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने बार के एक मालिक और मैनेजर को अरेस्ट कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी डीजे की तलाश जारी है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा के रेस्टो बार में हुई इस अनोखी घटना पर हमने सोशल अड्डा में मंथन किया और इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए क्या कहते हैं वो। घटना आपने सुनी, आपके शहर की है, शायद आप भी वहां गए होंगे। ऐसे इलाके में रामायण के कुछ दृश्य चल जाना, उस पर ऐसे लोग डांस कर रहे हैं जो कि शराब के नशे में हैं, पिए हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आप लोग इस घटना को? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, इसमें जो बार का मालिक है उसकी सबसे बड़ी गलती तो उसकी है, और उसके अलावा जो भी उसका स्टाफ है उसने क्या सोच के रामायण स्क्रीन पे चालू की, और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने तो बहुत बड़ा कृत्य किया है। बहुत बड़ी अपने धर्म के खिलाफ जो है उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान न रखते हुए, ड्रिंक करते हुए, अपने होश हवास को गायब करते हुए अपने धर्म को वो लोग भूल गए। रामायण हमें सिखाती है रिश्तों का ज्ञान। रामायण से हमें मिलता है भाई भाई का प्रेम, माता पिता का प्रेम, दोस्त दोस्त का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और दोस्ती दुश्मनी जो जिस तरह से होती है उसको कितनी शालीनता से जो निभाया जाता है, उससे रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने ये सब सोच समझ के जो वहाँ ड्रिंक कर रहे हैं और वहाँ मतलब उसको डांस के रूप में और उसे एंजॉय के रूप में रामायण को लिया है,
ये हिंदू धर्म के खिलाफ बिल्कुल बहुत बड़ी जो लोगों ने गलती की है। मैं इसमें जो है मालिक की भी बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। राम का देश है ये, राम सिया राम जय जय राम, इस पर खूब नाचते हैं हम लोग, लेकिन जगह देखकर मंदिर में होता है तब, कभी घर में किसी मौके पे बच गया तब। एक बार में इस तरह की चीजों का बजना, और जो क्लिप हमें दिखाई पड़ती है, कहीं कोई एक आदमी नहीं दिख रहा है जो उसका विरोध करते हुए दिख रहा हो। किसकी गलती? बजाने वाले की, या जो नाच रहे थे उनकी गलती? ये जो वहाँ पे जो नाच रहे थे वो सारे कुकर्मी हैं। ये अगर हम अपने भारतीय संस्कृति में देखें तो राम जी के गाने पे तो दुनिया नाचती है, पर लेकिन वो एक शोभा देती है कि एक कार्यक्रम में बजाए, अपने घर में बजाए, जागरण में बजाए, लेकिन ये नहीं कि आप बार में दारू पी के नाचे और ये सब। तो इसमें मैं नहीं ये सोचता कि सिर्फ 2 ही लोगों की गलती, ये जो भी जितने भी वहाँ पे डांस कर रहे थे उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन सब पे मुकदमा दर्ज होकर और कानूनी कार्रवाई हो उन सब पे। धार्मिक रूप से आहत हैं क्या, या फिर मन खुला है कि चलो कोई बात नहीं, नाच ले क्या बात हो गई? नहीं, गलत है ये। देखिए, नाचना गलत नहीं है, किसी भी रूप में आप नाच सकते हैं, लेकिन वो जगह गलत थी नाच करने की ना। डांस करने की बहुत गलत जगह है। आप दारू पी के नाच रहे हो, ये गलत है। और डांस कहीं भी कर सकते हो। राम का नाम लेके पूरी दुनिया नाच रही है, हम भी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, लेकिन वो जगह गलत थी। तो ऐसे लोग में अब दोषी दोनों ही हैं। जो लोग देख रहे हैं वो भी बराबर दोषी है कि क्यों नहीं आप अपनी सभ्यता के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो। आप अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आपको और ज्यादा चीजें झेलनी पड़ेंगी। इसलिए ये सब चीजें गलत है। जो कर रहे हैं वो भी गलत है, जो झेल रहे हैं वो भी गलत है सबसे, और जो बाहर का मालिक है वो भी गलत है। अच्छा, ऐसी जगह वीडियो क्लिप आई कहाँ से? आप कहीं ना कहीं तो संग्रह करते होंगे ना चीजों का, कहीं ना कहीं तो गाने का कलेक्शन होगा ना आपका। आप चेक नहीं करते कि क्या लगा रहे हो, कहीं नहीं लगा रहे हो। आप ऐसे कैसे चल जाती है कोई भी चीज? आप देखिए, देख के कहीं ना कहीं देखिए उस चीजों को और चलाइए। इमरान खान को अदालत से मिली है थोड़ी राहत, तो सऊदी अरब में बारिश ले आई बाढ़। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना यानी सरकारी खजाने के मामले में थोड़ी राहत मिल गई। इस्लामाबाद के सेशंस कोर्ट ने इस केस की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इमरान खान पर खुद को मिले सरकारी तोहफों को बेचने का आरोप है, साथ ही वो अपनी एक बेटी की जानकारी छिपाने के भी आरोप में घिरे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ ये याचिका दायर की थी। अगर इन मामलों में इमरान दोषी पाए गए तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अमेरिका में कुछ सरकारी गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से जुड़े हुए हैं। ये मामला सामने आने के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर ये सेंसिटिव जानकारियां कैसे दुनिया के सामने आ गईं। इन लीक हुए दस्तावेजों में से ये बात सामने आई कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के लिए दक्षिण कोरिया पर अमेरिकी दबाव था। वहीं इजराइल में हुए भारी प्रदर्शन के लिए वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार बताया गया। उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों के विस्तार में तेजी लाएगा। दरअसल वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने ऐसे तरीकों पर काम करने के निर्देश दिए जिससे उनके देश में परमाणु हथियारों का बड़ा खजाना तैयार हो जाए। इसी बैठक से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें किम जोंग उन एक नक्शे को देखते हुए रक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि इस नक्शे को थोड़ा धुंधला कर दिया गया था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास से उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन सख्त नाराज हैं और इसी वजह से उनका देश एक के बाद एक लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। रूस के कामचात्का में एक ज्वालामुखी फट गया, जिसके बाद वहां आसमान में धुएं का गुबार नजर आने लगा। इसकी वजह से इलाके में विमानों की उड़ानों पर असर पड़ा। कई उड़ानें इस ज्वालामुखी के धुएं की वजह से उड़ान नहीं भर पाईं। बताया गया कि इसकी राख वहां से 15 किलोमीटर दूर तक फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में ईस्टर का त्योहार मनाया गया। इस दौरान वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। व्हाइट हाउस में हुए इस सेलिब्रेशन में 30,000 से ज्यादा मेहमान जुटे। इस मौके पर वहां बच्चे भी मस्ती करते नजर आए। उनके लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ईस्टर पर्व मनाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन प्रभु यीशु दोबारा जीवित हो गए थे। इसी खुशी में ईसाई धर्म के लोग ये पर्व मनाते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत रैंकिंग में पहुंच गए हैं 38वें नंबर पर। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर, जहां पर खेल जगत से जुड़ी कई खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार को बधाई संदेश पत्र भेजा और उनके अच्छे भविष्य की कामना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने अलीगढ़ में ये पत्र रिंकू के परिवार को सौंपा। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेटर रिंकू सिंह ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ लगातार 5 छक्के मारकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। इसी के बाद से रिंकू की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को रैंकिंग में 20 स्थान का फायदा हुआ और वो 38वें स्थान पर पहुंच गए। हाल ही में उन्होंने ओरलियांस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। इसी का इनाम उन्हें रैंकिंग में मिला। अब वो रैंकिंग में देश के चौथे बेस्ट पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि अगर इस साल एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता है तो बोर्ड को बड़ा नुकसान होगा। उनके अनुसार तकरीबन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सेठी ने कहा कि हमने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया है, जिसके तहत भारतीय टीम अपने मुकाबले किसी दूसरे मैदान पर खेले, लेकिन बाकी मुकाबले पाकिस्तान के मैदानों पर ही खेले जाएं। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को 2023 विश्व कप के लिए अपनी पसंद की 2 जगह भी बताई। इनमें चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। विश्व कप इस साल 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, जिसमें 46 मैच खेले जाएंगे।